बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 8th की हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक जिसका नाम है भारत की खोज। और इस पुस्तक को लिखा है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसी पुस्तक का चौथा पाठ जिसका शीर्षक है युगों का दौर। इस पाठ में बहुत सारे छोटे छोटे शीर्षक दिए गए हैं जिनको हम अलग अलग भागों के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। आज जिस शीर्षक को हम पढ़ने जा रहे हैं वो है विदेशों पर भारतीय कला का प्रभाव। ये शीर्षक अपने आप में ही काफी बड़ा शीर्षक है, इसीलिए इस शीर्षक को मैंने 2 भागों में बांट दिया है। तो आज हम इस शीर्षक का आधा भाग पढ़ेंगे जिसे मैंने भाग 1 का नाम दिया है। और वैसे देखा जाए तो इस पाठ का ये जो शीर्षक है वो 8वां भाग होगा। तो आइए शुरू करते हैं इस शीर्षक को देखना। जैसा कि इस पाठ के अंतर्गत ये शीर्षक दिया गया है वो है विदेशों पर भारतीय कला का प्रभाव। हम जानते हैं कि हमारी भारतीय कला जो है वो इतनी समृद्ध रही है शुरू से कि इसका बहुत ज्यादा प्रभाव दूसरे देशों पर भी पड़ा है। तो ये प्रभाव किस तरह से पड़ा है ये हम इन बिंदुओं के अंतर्गत देखेंगे। तो आइए देखते हैं भारतीय सभ्यता का विदेशों पर प्रभाव और उसके प्रमाण। यहाँ पर भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति और भारतीय कला, इन सभी का विदेशों पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है। इस बात को हमने बहुत बार सुना है और देखा भी है, लेकिन इनके क्या प्रमाण हमें मिले हैं? प्राचीन काल में क्या ऐसी चीजें थी जो कि ये प्रमाणित करती हैं कि भारतीय सभ्यता का प्रभाव विदेशी लोगों पर या विदेशों पर भी बहुत ज्यादा पड़ा था। तो आइए देखते हैं कौन कौन से बिंदु हैं इसके अंतर्गत। सबसे पहला है दक्षिण पूर्वी एशिया में जड़ें जमाई। यहाँ पर जैसा कि हमने पिछले शीर्षक के अंतर्गत पढ़ा था कि भारत ने अपनी जो भौतिक सीमाएं हैं उनको भारत ने तोड़ा और दूसरे देशों में जाकर के अपने उपनिवेश कायम किए। इसके अंतर्गत भारतीय उपनिवेश सबसे ज्यादा जिस दिशा में या जिस देशों में कायम किए गए वो थे दक्षिण पूर्वी एशिया में। जो देश थे वहां पर भारतीय लोगों ने धीरे धीरे अपनी जड़ें जमानी शुरू कर दी, वहां उन्होंने बसना शुरू कर दिया। इसका प्रमाण यह है कि अब इसके क्या प्रमाण हैं ये हमें बता रहा है चंपा, अंगकोर, श्रीविजय, भज्जापहित और अन्य स्थानों में संस्कृत के बड़े अध्ययन केंद्र मिले हैं। तो ये जो सारे देश हैं ये सभी देश दक्षिण पूर्वी एशिया में बसे हुए थे। जैसे कि जो चंपा है वो दक्षिण पूर्व एशिया में बसा हुआ था, ये एक हिंदू राज्य था और चंपा देश के राजा का जो नाम था वो भी संस्कृत जो शब्दावली है या संस्कृत जो शब्दकोश है उसी से लिया गया था। उसके बाद अंगकोर, जैसा कि हमने अंगकोर के बारे में पहले ही पढ़ा है, अंगकोर कंबोडिया के अंकोर नाम के स्थान पर स्थित था। यहाँ पर भी हमें इस तरह के प्रमाण मिले हैं जिनसे यह पता चलता है कि यहाँ पर ऐसे अध्ययन केंद्र थे, ऐसी पाठशालाएं थी, ऐसे विद्यालय थे जहाँ पर कि संस्कृत की पढ़ाई या संस्कृत का ज्ञान बच्चों को दिया जाता था। साथ ही श्रीविजय, यहाँ पर श्रीविजय भी इंडोनेशिया में स्थित एक भारतीय उपनिवेश था। भारतीय लोग इंडोनेशिया गए थे, वहां उन्होंने अपने केंद्र स्थापित किए और जिसे हम उपनिवेश भी कहते हैं उसका नाम उन्होंने श्रीविजय रखा था। तो यहाँ पर श्रीविजय में भी हमें संस्कृत भाषा के अध्ययन केंद्र हमें मिलते हैं। भज्जापहित भी इंडोनेशिया का ही एक स्थान है जहाँ पर कि हमें संस्कृत भाषा के बहुत सारे विद्यालय और बहुत सारे इस तरह के केंद्र थे जहाँ पर कि बच्चों को या लोगों को संस्कृत भाषा सिखाई जाती थी। तो ये सारी चीजें इस बात को साफ साफ प्रमाणित करती हैं कि भारतीय कला या भारतीय ज्ञान से बाहर के जो लोग थे, विदेशी लोग जो थे वो काफी हद तक प्रभावित थे और साथ ही साथ उन्होंने हमारी भारतीय भाषा को भी उन्होंने अपनाने की कोशिश की थी। इसके बाद है राज्यों के शासकों के नाम विशुद्ध भारतीय और संस्कृत में हैं। तो यहाँ पर ऐसे बहुत सारे राज्यों के शासक, इनके नाम जो हैं वो विशुद्ध भारतीय या संस्कृत की जो शब्दावली है उससे लिए गए हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा सबूत है कि विदेशी लोग जो थे वो भारतीय भाषा से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। शासक भारतीय नहीं थे। यहाँ पर इन राज्यों के जो शासक थे वो कतई भारतीय नहीं थे, वो विदेशी शासक ही थे। भारत से और भारत की भाषा जो संस्कृत उस वक्त बोली जाती थी, इस भाषा से प्रभावित होकर उन्होंने अपने नाम संस्कृत या हिंदी में उन्होंने रख लिए। आगे है परंतु उनका भारतीयकरण किया गया था। लेकिन ये जो शासक थे ये इतने ज्यादा भारत की संस्कृति, उसकी कला, उसकी सभ्यता से प्रभावित थे कि उन्होंने भारत की सारी चीजों को अपना लिया था और यही कारण है कि यह कहा जा सकता है कि उनका भारतीयकरण हो गया था।
राजकीय समारोह संस्कृत में और भारतीय ढंग से किए जाते थे। तो यहाँ पर यह भी बताया गया है कि उन राज्यों में जब भी कोई राजकाज से संबंधित कोई समारोह होता था ये तो वो जो है वो संस्कृत भाषा में ही होता था। उन समारोह को करने का जो तरीका था वो भी भारतीय तरीका ही अपनाया जाता था। तो इससे भी पता चलता है कि किस हद तक वो भारतीयता से, हमारे भारत से प्रभावित थे। राज्य के कर्मचारियों के पास संस्कृत की प्राचीन पदवियां थी। यहाँ पर यह भी एक चीज बताई गई है कि राज्य के जो उच्च कर्मचारी होते थे उनके पास संस्कृत की पदवियां थी, उन्हें टाइटल दिया जाता था, उन्हें कोई इस तरह का सम्मान स्वरूप उन्हें कोई टाइटल दिया जाता था, पदवी दी जाती थी। वो भी संस्कृत भाषा से लिए गए जो शब्द थे उन्हीं शब्दों का प्रयोग इन पदवियों के लिए किया जाता था। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि किस तरह से हमारी जो प्राचीन भाषा थी संस्कृत, उससे कितना ज्यादा विदेशी लोग प्रभावित थे और इसीलिए इस भाषा को उन्होंने इस हद तक अपना लिया था। आगे की कुछ बिंदु इस तरह से हैं। भारतीय सभ्यता से प्रभावित अन्य देश। अब यहाँ पर कुछ ऐसे देशों के नाम बताए गए हैं कि वो किस तरह से भारतीय जो सभ्यता थी, यहाँ की संस्कृति थी, उससे किस तरह से वो प्रभावित थे। आज भी संस्कृत की पदवियां या पदनाम का प्रयोग करने वाले देश। यहाँ पर पुराने समय में तो वहाँ के कर्मचारियों को जो पदवियां दी जाती थी उनका नामकरण जो है वो संस्कृत भाषा में होता ही था, लेकिन वो जो संस्कृति है, वो जो चीज थी वो आज तक चली आ रही है। आज भी यदि हम कुछ देशों को देखें तो वहाँ की जो पदवियां हैं, वहाँ के जो श्रेष्ठ लोग होते हैं, उन्हें जो टाइटल दिया जाता है, उसका जो उन्हें जो टाइटल दिया जाता है या जिस पदवी से उन्हें सम्मानित किया जाता है या उन्हें कोई पद नाम, वहां पे जिस पोस्ट पे वो काम करते हैं उस पोस्ट का जो नाम होता है वो आज भी संस्कृत में ही है और वो चीज आज तक वैसी ही चली आ रही है। तो यहाँ पर वो कौन से देश हैं जहाँ पर कि इस तरह की पदवी और इस तरह के पद नामों के लिए संस्कृत भाषा का प्रयोग किया जाता है, उनमें से कुछ देशों के नाम यहाँ बताए गए हैं। पहला है थाईलैंड और दूसरा है मलाया की मुस्लिम रियासतें। तो जैसा कि मैंने बताया था कि मलाया प्रायद्वीप जो है वो छोटे छोटे द्वीपों का समूह है, जिनमें कि बाली, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर जैसे देश इसके अंतर्गत आते हैं। तो वहाँ की जो मुस्लिम रियासतें हैं, मुस्लिम जहाँ पर कि मुस्लिम शासक वहाँ पर शासन करते हैं, वो लोग आज भी उसी तरह की पदवी और पदनामों का प्रयोग करते हैं जो कि संस्कृत भाषा से ली गई है। इसके बाद है इंडोनेशिया पर भारतीयता की छाप। तो यहाँ पर शुरू से ही इंडोनेशिया जहाँ पर कि भारतीय उपनिवेश कायम किए गए थे और ये जो इंडोनेशिया के जो लोग थे वो काफी हद तक भारतीय सभ्यता, संस्कृति, यहाँ के धर्म, यहाँ की भाषा, हर चीज से वो प्रभावित थे। तो यहाँ पर आज भी अगर देखा जाए तो इंडोनेशिया में हमें भारत की जो छाप है वो स्पष्ट नजर आती है। प्राचीन साहित्य को अगर देखा जाए, वहाँ की साहित्य को अगर खंगाला जाए तो उसमें भी हमें भारतीयपन साफ साफ नजर आएगा। इसके अंतर्गत क्या हमें देखने को मिलता है? भारतीय पुराकथाएं। इन साहित्यों में भारतीय पुराकथाएं आपको लिखी हुई मिलेंगी। पुराकथाएं का मतलब है पुराने काल से चली आ रही जो कथाएं हैं, जो हमारे पूर्वज हमें सुनाते आ रहे हैं और वो पीढ़ी दर पीढ़ी हम अपने बच्चों को सुनाते हैं। वो जो पुराकथाएं हैं वो हमें इंडोनेशिया के प्राचीन साहित्य में भी देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ भारतीय कथाएं, भारत से जुड़ी हुई ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जो हमें इंडोनेशिया के साहित्य में देखने को मिलेंगी। इसके बाद है जावा एवं बाली पर भारत का प्रभाव। यहाँ पर इंडोनेशिया के ही द्वीप हैं जावा और बाली। बाली जो है वो जावा के पूर्व में स्थित है। तो यहाँ पर जावा और बाली में भी भारत का बहुत गहरा असर पड़ा था और इस चीज का जो असर है वो इस चीज से देखने को मिलता है कि वहां पर मशहूर नृत्य भारत से लिए गए हैं। भारत की जो नृत्य शैली थी उसे ही देखकर वहां के जो मशहूर नृत्य हैं उन्हें बनाया गया था, उन्हें रचा गया था। तो ये चीज जो है ये भारत से प्रभावित होकर उन्होंने भारतीय नृत्य शैली को भी अपना लिया था। बाली में अब तक भारतीय संस्कृति की झलक मिलती है। बाली में हजारों साल पहले तो भारतीयता की छाप हम देख ही सकते थे, लेकिन आज भी अगर हम बाली जाते हैं, बाली का भ्रमण करते हैं तो वहां हमें भारतीयता की जो छाप है या भारतीय संस्कृति है वो हमें साफ नजर आएगी। बाली में हिंदू धर्म भी चला आ रहा है। तो जैसा कि हमारी कला से ही वो प्रभावित नहीं थे बल्कि हमारे धर्म से भी बाली के लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा प्रभावित थे। तो आज भी हम देख सकते हैं कि वहां पर हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों की भी संख्या बहुत ज्यादा है। इसके बाद है कंबोडिया में भारत की छाप। अब इसके साथ साथ कंबोडिया
कंबोडिया जो एक देश था जहां पर कि भारतीय उपनिवेश यहाँ पर भी कायम किए गए थे, तो वहां पर भी भारत के जो लोग हैं, भारतीय लोग जो हैं, उन्होंने अपनी जो पहचान है वो बनाई थी और वहां के लोगों को प्रभावित किया था। अब ये प्रभाव किस तरह से पड़ा था, ये कुछ इन बिंदुओं के अनुसार हम देख पाएंगे। पहला है, वर्णमाला दक्षिण भारत से ली गई। कंबोडिया की जो वर्णमाला है वो दक्षिण भारत में जिस लिपि का प्रयोग किया जाता है उसकी जो वर्णमालाएं हैं, उसकी जो अक्षर हैं, वो बिल्कुल हूबहू मिलती हैं कंबोडिया में प्रयुक्त किए जाने वाले वर्णमालाओं से। तो यहाँ पर इस चीज से कंबोडिया बहुत ज्यादा प्रभावित था। आगे है, संस्कृत के शब्दों में थोड़ा बदलाव कर साथ लिया गया। यहाँ पर संस्कृत के ऐसे बहुत सारे शब्द हमें सुनने को देखने को मिलेंगे कंबोडिया में, जो कि लिए तो गए हैं वो संस्कृत की भाषा से, लेकिन उनमें थोड़ा बहुत फेरबदल कर दिया गया है, थोड़ा बहुत बदलाव कर दिया गया है। इसके साथ ही उन संस्कृत शब्दों को कंबोडिया के लोग जो हैं वो उनका प्रयोग कर रहे हैं। दीवानी और फौजदारी में बदलाव कर अपनी आधुनिक कानून व्यवस्था में लिया गया। दीवानी और फौजदारी, सबसे पहले दीवानी और फौजदारी क्या होता है? ये दोनों जो है वो कानून और व्यवस्था से संबंधित शब्द हैं। जैसे कि दीवानी के अंतर्गत इस तरह के मामले आते हैं जैसे कि कोई किसी के साथ छल करता है, पैसों के लेन देन में हेराफेरी करता है, या फिर किसी दुर्घटना से संबंधित कोई इस तरह की शिकायत होती है, या फिर कृषि की भूमि, किसानों की जो भूमि होती है उसकी खरीद और बिक्री में कोई इस तरह की गलत बात शामिल होती है। ये सारी जो शिकायतें होती हैं इनको हम दीवानी के मामले कहते हैं। और वहीं दूसरी तरफ फौजदारी के अंतर्गत इस तरह की चीजें आती हैं जैसे कि कोई किसी की हत्या कर देता है, किसी मारपीट की घटना में कोई शामिल होता है, या फिर किसी के घर चोरी करना, या फिर किसी के घर डकैती करना। इस तरह के जो मामले होते हैं वो फौजदारी के अंतर्गत आते हैं। तो ये जो दीवानी और फौजदारी के अंतर्गत जो नियम कानून हमारे भारत में बनाए गए थे उनसे कंबोडिया के लोग बहुत ज्यादा प्रभावित थे। कंबोडिया के जो लोग हैं उन्होंने अपने हिसाब से थोड़ी बहुत फेरबदल की और उस कानून को आधुनिक कानून व्यवस्था में बदलकर उन्होंने अपना लिया। भारतीय भव्य कला व वास्तुकला का विदेशों पर प्रभाव। तो यहाँ पे भव्य कला का मतलब है इस तरह की बड़ी इमारतें, बहुत ज्यादा नक्काशी, बहुत ज्यादा कारीगरी के साथ बनाई गई जो चीजें थी उन्हें हम भव्य कला कहते हैं। और साथ में वास्तुकला जो है वो संबंधित होता है इमारतों के निर्माण से। चाहे इमारतें वो रहने के लिए इमारतें बनाई जाए, चाहे महल बनाए जाए, या फिर मंदिरों का निर्माण किया जाए, इस तरह की जो निर्माण की कला होती है उसे वास्तुकला भी कहा जाता है। तो इन सारी चीजों का विदेशों पर क्या प्रभाव पड़ा और इनके क्या प्रमाण हमें मिलते हैं? इनके अंतर्गत अंगकोर और बोरोबुदुर, यहाँ पर जैसा कि हम पहले ही जान चुके हैं कि अंगकोर जो कि कंबोडिया के अंकोर नामक स्थान पर स्थित है, और यहाँ पर हिंदुओं से संबंधित एक बहुत ही बड़ा मंदिर मिला है। और उस मंदिर का जो निर्माण है वो हूबहू भारतीय निर्माण कला से मिलता जुलता है। तो यहाँ पर अंगकोर और साथ ही साथ बोरोबुदुर जो कि इंडोनेशिया के जावा में स्थित है, जावा प्रांत में स्थित है, यहाँ पर भी बौद्ध भिक्षुओं से संबंधित एक बहुत बड़ा बौद्ध विहार मिला है, जिसका जो निर्माण का जो तरीका है वो बिल्कुल भारतीय निर्माण के तरीके से मिलता। तो ये सारी चीजें एक बहुत बड़ा सबूत है कि भारतीय निर्माण कला का भी उन्होंने बहुत सम्मान किया और उसे पूरे दिल से उन्होंने अपनाया। भारतीय कला के अनुरूप बनी इमारतें और अद्भुत मंदिर। तो जैसा कि मैंने बताया है, अंगकोर के मंदिर और बोरोबुदुर के बौद्ध विहार जो हैं वो बिल्कुल भारतीय कला से प्रभावित होकर और उसी के अनुरूप वहां के मंदिर और बौद्ध मठ हैं उनका निर्माण उन्होंने किया है। आगे है जावा और बोरोबुदुर। यहाँ पर जावा और बोरोबुदुर में भी इस तरह की कुछ चीजें मिली हैं जो कि हमें यह बताती हैं कि किस तरह से वहां के लोग जो हैं वो भारतीय वास्तुकला या भव्य कला से इतने ज्यादा प्रभावित थे। वो क्या चीजें हैं? बुद्ध की जीवन कथा पत्थरों पर दर्शाई गई है। यहाँ पर जो मंदिर हैं उनकी दीवारों पर बुद्ध की जीवन कथा बिल्कुल पत्थरों पर उकेर कर बनाई गई है। साथ ही साथ अन्य स्थानों पर नक्काशी करके विष्णु, राम और कृष्ण की कथाएं अंकित की गई हैं। तो इन सारी बातों से यही पता चलता है कि जो विदेशी लोग थे वो सिर्फ हमारे वास्तुकला से ही प्रभावित नहीं थे बल्कि हमारे धर्म से भी बहुत ज्यादा प्रभावित थे। आगे है अंगकोरवट। यहाँ पर अंगकोर वाला ही मंदिर है जो कि
काफी वर्षों तक घने जंगल के अंदर छिपा हुआ था। किसी को इसका पता नहीं था कि घने जंगल के बीच में कोई इस तरह का मंदिर भी है। लेकिन अचानक से ही, अकस्मात ही वो मंदिर लोगों की नजरों में आया और लोगों ने देखा कि वो बहुत ही विशाल मंदिर है। अब वहां पर मंदिर की बनावट किस तरह की है? मंदिर के चारों तरफ विशाल खंडर हैं। यहाँ पर मंदिर के चारों तरफ विशाल खंडर अब रह गए हैं, क्योंकि समय के साथ बहुत सारी चीजें टूट फूट गई हैं। साथ ही साथ बनावटी झीलें, पोखर और नहरें और उस पर पुल बना हुआ है। यहाँ पर मंदिर के आसपास उसे सुंदर बनाने के लिए बनावटी मनुष्यों द्वारा बनाई गई झीलें, पोखर मतलब छोटा तालाब और नहर बनाई गई हैं, और उन नहरों के ऊपर, झीलों के ऊपर छोटे छोटे पुलों का भी निर्माण किया गया है। पुल का मतलब है ब्रिजेस का भी निर्माण किया गया है। और सामने अगर आप और आगे बढ़ते हैं तो एक बहुत बड़ा फाटक भी आपको नजर आता है। फाटक के ऊपर ही आपको एक वृद्धाकार सिर पत्थर पर खुदा हुआ नजर आएगा। फाटक के ऊपर ही आपको एक बहुत बड़ा सा ओवल शेप में आपको एक जो चेहरा है या सिर जो है वो खुदा हुआ नजर आएगा। इसके साथ ही इस चेहरे में क्या खास बात है? यह चेहरा आकर्षक है, मुस्कुराता हुआ है, रहस्यमयी है, देवतुल्य है और कंबोडियाई चेहरे जैसा है। तो यहाँ पर ये सारी जो खूबियां हैं, ये सारे जो गुण हैं, वो उस चेहरे में आसानी से देखे जा सकते हैं। वो बहुत ही आकर्षक है। उसे अगर देखा जाए तो लगता है कि लगातार उसे घंटों तक आदमी देखता ही रहे, इतना आकर्षक वो चेहरा है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट है जो काफी रहस्यमयी लगती है। तो यहाँ पर उसके चेहरे पर एक देवतुल्य मतलब भगवान से मिलता जुलता उसका चेहरा है। तो जैसे भगवान के चेहरे पर एक अलग सी चमक होती है, उसी तरह से उस चेहरे पर भी हमें चमक एक नजर आएगी। और वो कंबोडियाई चेहरा है। कंबोडिया के लोगों के जैसे चेहरे की बनावट होती है, उनके नैन नक्श होते हैं, ये जो चेहरा है वो थोड़ा बहुत इनसे मिलता जुलता है। इसके साथ ही चेहरे के बारे में और थोड़ी बातें बताई गई हैं। चेहरे की मुस्कान मोहक परंतु विचलित करने वाली है। लेकिन यहाँ पर अगर आप उस चेहरे को गौर से देखें तो उसकी मुस्कान हमें बहुत ही अच्छी लगेगी। लेकिन अगर आप उसे एक टक देखें तो वो आपको विचलित कर सकती है, क्योंकि पहले ही बताया गया है कि ये जो चेहरा है मुस्कुराता हुआ तो है लेकिन काफी रहस्यमयी है। हम इसे देखें तो ऐसा लगता है कि जैसे इसके अंदर कोई रहस्य छुपा हुआ है। तो बच्चों, ये जो अंगकोरवट के मंदिर हैं, इसका जो चित्र है वो मैं अगली स्लाइड में आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर जिस बड़े फाटक की बात की गई है, साथ ही साथ उसके ऊपर एक चेहरे की बात की गई है। ये सारे जो चित्र हैं वो आपको अगले स्लाइड में देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से ये सारी चीजें हमें भारतीय भव्य कला और वास्तुकला, उस चीज से कैसे विदेशी लोग प्रभावित हुए थे और उस प्रभाव के कारण ही इतने सारे मंदिरों का निर्माण उस वक्त विदेशों में किया गया था। इसके बाद जो अगला बिंदु है, अब यहाँ पर अंगकोर पर भारत का प्रभाव। अंगकोर मंदिर, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, ये वर्षों वर्ष तक घने जंगलों के बीच में ये छुपा हुआ था। किसी को इसका पता नहीं था। लेकिन अचानक से ही एक दिन जब इसकी खोज हुई तो इसकी भव्यता देख करके लोग आश्चर्यचकित रह गए। इस मंदिर की खोज के बाद जब पुरातत्व विशेषज्ञ जो थे, जब उन्होंने इस मंदिर को गौर से देखा, इसकी जांच की, तो इससे यही पता चला कि इसके जो निर्माण का जो तरीका है वो हूबहू भारतीय निर्माण से काफी मिलता जुलता है। तो इस तरह से अंगकोर पर किस तरह से भारत का प्रभाव था, ये सारी चीजें हम इन बिंदुओं के अंतर्गत देखेंगे। अंगकोर के निर्माण की प्रेरणा भारत से मिली। यहाँ पर साफ साफ इस मंदिर को देखने से पता चलता है कि इसके निर्माण की जो प्रेरणा थी वो भारत से ही मिली थी। यहाँ पर दूसरा बिंदु है, अंगकोर का विकास खमेर प्रतिभा ने किया था। अंगकोर जो स्थान था जहाँ पर कि हमें बहुत पुराने भव्य मंदिर मिले हैं, उस जगह का जो विकास था वो खमेर साम्राज्य, एक समय यहाँ पर खमेर साम्राज्य बहुत बड़े इलाके में वो अपना शासन करता था। तो यहाँ पर खमेर शासक जो थे उन्होंने ही अंगकोर का जो है वो विकास किया था। आगे है, भारत और खमेर के मेलजोल से अंगकोर का जन्म हुआ। तो अंगकोर जो स्थान है, या अंगकोर जहाँ पर कि मंदिरों का निर्माण करवाया गया था, वो जो स्थान है वो असल में भारत और खमेर साम्राज्य के जो लोग थे या शासक थे, उनके मेलजोल से ही अंगकोर स्थान का जन्म हुआ। इसके साथ ही जैसा कि हमें मालूम है, अंगकोर में बहुत प्राचीन काल के मंदिर हमें मिले हैं। तो उस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कंबोडिया के राजा द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। यहाँ पर अंगकोर के जो प्राचीन मंदिर है उनका निर्माण कार्य जो है वो कंबोडिया के राजा ने करवाया था। राजा का नाम जयवर्मन सप्तम था, और ये जो नाम है ये भी एक शुद्ध भारतीय नाम ही माना जाता है। भारतीय शब्दावली जो है उसी से जयवर्मन शब्द जो है लिया गया है, और उसी नाम पर कंबोडिया के राजा का नामकरण किया गया। तो इन बिंदुओं के अंतर्गत हमें पता चलता है कि किस तरह से अंगकोर पर भी भारत का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा था।
आगे का बिंदु कुछ इस तरह से है, भारतीय कला का भारतीय धर्म और दर्शन से संबंध। यहाँ पर भारतीय कला की एक ये विशेषता है कि हम जो भारतीय कला है, चाहे वो नृत्य हो, संगीत हो, शिल्पकारी हो, वास्तुकला हो, जो सारी कलाएं हैं, हमेशा भारतीयों की यह प्रवृत्ति रही है, इन कलाओं को वो हमेशा धर्म और दर्शन से जोड़ते हैं। तो इनके बीच में क्या संबंध था, किस तरह से ये एक दूसरे से जुड़े हुए थे, ये सारी चीजें हम इन बिंदुओं से समझेंगे। इनका आपस में गहरा रिश्ता है और ये भी लोग मानते हैं कि भारतीय कला का भारतीय धर्म और दर्शन से बहुत ज्यादा गहरा रिश्ता है। वो किस तरह से है, इनके संबंध को समझाने से पहले भारतीय आदर्शों को जानना आवश्यक है। तो यहाँ पर इन तीनों के संबंधों को जानने से पहले भारतीय लोगों के आदर्श क्या हैं, किस तरह की उनकी संस्कृति है, इन सभी बातों को जानना बहुत आवश्यक है। भारतीय कला में धार्मिक भावना छिपी होती है। यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि किसी भी कला की चरम सीमा तक पहुंचने के लिए, किसी भी कला को अच्छे से सीखने के लिए हमें अपना तन मन धन और साथ ही साथ आत्मा भी उसमें डुबो देनी पड़ती है। तो यहाँ पर जब तक हम जिस तरह से ईश्वर की भक्ति में हम लीन हो जाते हैं, उसी तरह से वही भक्ति हमें किसी कला के लिए भी अपने मन में जगानी पड़ती है, तभी हम किसी चीज को इतनी गहराई से सीख पाते हैं। तो इसीलिए भारतीय कला जो है उसे धार्मिक भावना के रूप में भी देखा जाता है। पार दृष्टि माना गया है। पार दृष्टि मतलब जो सामान्य दृष्टि से भी आगे जो हम देख सकते हैं उसे हम पार दृष्टि मानते हैं। और ये माना गया है कि जो लोग अपना पूरा जीवन इस तरह की कला को सीखने और उसकी सेवा में बिता देते हैं, उन्हें सामान्य दृष्टि से भी ज्यादा दृष्टि ईश्वर के द्वारा प्रदत्त की जाती है और वो आगे आने वाले समय को भी देख सकते। यूरोप के गिरजाघरों के निर्माता भारतीय कला से प्रभावित थे। यहाँ पर यूरोप के जो गिरजाघर थे, वहाँ के जो चर्च थे, वहाँ के जो निर्माता थे, चर्चों को बनाने वाले जो निर्माता थे, वो भारतीय कला से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। भारतीय कला का प्रभाव इन निर्माणकर्ताओं के ऊपर बहुत ज्यादा पड़ा। आगे बताया गया है भारतीय कला की तुलना। अब यहाँ पर भारतीय कला की तुलना किन से की गई है? भारतीय कला की तुलना की गई है, पहला है आत्मा की सुंदरता से। यहाँ ऐसा माना जाता था कि किसी कला को सीखने के लिए, उसमें डूबने के लिए उस कलाकार के आत्मा का सुंदर होना बहुत आवश्यक है। अगर उसके मन में छल कपट जैसी भावनाएं होंगी तो कभी भी वो उस कला को पूरी गहराई के साथ नहीं सीख पाएगा। तो यहाँ पर भारतीय कला जो है उसकी तुलना जो है आत्मा से की जाती है। जिस तरह से हमारे शरीर में आत्मा बसती है, उसी तरह से किसी कला को भी हमें अपने दिलो दिमाग और साथ ही साथ आत्मा में भी समा लेना पड़ता है। दूसरा बिंदु है कला का संबंध आत्मा से बताया गया है। यहाँ पर कला का सीधा संबंध हमारी आत्मा से होता है। इस तरह की बातें भारतीय कला के बारे में कही जाती हैं। यूनानियों द्वारा भारतीय कला को अपनाया गया। बहुत सारे ऐसे यूनानी थे, यूनानी मतलब रोम में बसने वाले जो लोग हैं, उन्हें रोम को हिंदी में यूनान कहा जाता है और वहां पर बसने वाले जो लोग हैं उन्हें यूनानी कहा जाता है। तो यूनानियों द्वारा भी भारतीय कला को बहुत हद तक अपनाया गया था। वो हमारी भारतीय कला से इतने ज्यादा प्रभावित थे कि उन्होंने हमारी कला को अपनाया था। वे भारतीय सौंदर्य से प्रेम करते थे। यहाँ पर भारतीय कला की जो सुंदरता है उस चीज से वो काफी ज्यादा प्रभावित थे। अपनी रचनाओं में गहरा अर्थ भरने का प्रयत्न करते थे और साथ ही साथ उन्होंने अपनी रचनाओं में जो भारत के बारे में जो लिखा है उसमें एक गहरा अर्थ छिपा होता था। इस तरह से उनकी रचनाएं होती थी, उन्हें समझना इतना आसान नहीं होता था। उन्हें समझने के लिए हमें गहरे सोच विचार की जरूरत पड़ती थी। तो इस तरह से वो बहुत ही गहरे अर्थ वाली रचनाएं वो लिखा करते थे। तो इस तरह से यूनानियों के ऊपर भी हमारी भारतीय कला का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा था। इसके साथ ही अगला बिंदु कुछ इस तरह से है, कला मनुष्य और प्रकृति में संबंध। अब यहाँ पर कला का किस तरह से मनुष्य और प्रकृति से संबंध होता है, ये सारी बातें हम इन बिंदुओं के अंतर्गत देखेंगे। सबसे पहला है भारतीय कविता और संगीत की तरह कला में भी प्रकृति का चित्रण किया गया। यहाँ पर ऐसे कवि जो कविताएं लिखा करते थे और साथ ही साथ इस तरह के जो कलाकार थे जो संगीत की साधना करते थे, इसमें तो प्रकृति का जो अंश है वो हमें देखने को मिलता ही था, क्योंकि कविताओं में हमेशा प्रकृति की सुंदरता का वर्णन किया जाता था। संगीत निर्माण में भी प्रकृति की बहुत सारी चीजों का वर्णन किया जाता था, लेकिन साथ ही साथ कला में भी प्रकृति का चित्रण किया जाए। जो भी कला, चाहे हम किसी भी कला को हम सीख रहे हो, ऐसा माना जाता था, कलाकारों से यह उम्मीद की जाती थी कि वो अपनी कला में
प्रकृति को ज्यादा महत्व दें। कलाकारों से यह अपेक्षा की जाती थी, और कैसे भी कलाकार हों उनसे यही अपेक्षा की जाती थी। लोगों को यह अच्छा भी लगता था कि जो भी कला है उनके पास, उसका संबंध या उसे वो प्रकृति से जोड़ रहे हैं। कलाकारों से अपनी कला में प्रकृति, विश्व और मनुष्य के बीच संबंधों को दर्शाने की उम्मीद। यहाँ पर जैसा कि मैंने पहले बताया, कलाकारों से यह उम्मीद की जाती थी, जो इन कलाओं को देखते थे, परखते थे, वो ये उम्मीद करते थे कि जो कलाकार हैं वो प्रकृति, विश्व, मनुष्य, इन सभी के बीच में एक संबंध को दर्शाते हुए अपनी कला का प्रदर्शन करें। चाहे वो वास्तुकला ही क्यों ना हो, दीवारों पर जो आकृति बनाई जाती थी उसमें भी आपने जरूर देखा होगा कि उसमें बेल बूटे बने रहते थे, फूल बने होते थे, पक्षी बने होते थे। तो इस तरह से जो कलाकार थे, हर किसी से यही उम्मीद की जाती थी कि जो हमारी प्रकृति है और हमारा विश्व है, साथ ही साथ मनुष्य है, इन सब के बीच एक अटूट रिश्ता है और इस संबंध को वो अपनी कला के माध्यम से प्रदर्शित करें। भारत की विशेषता उसकी मूर्ति कला और स्थापत्य में है। यहाँ पर यह माना गया है कि भारत में जो सबसे विशेष माना जाता है, भारत की जो विशेषता मानी जाती है, वो है उसकी मूर्ति कला। यहाँ पर मूर्ति कला से जुड़े ऐसे बहुत सारे महान कलाकार हुए हैं। साथ ही साथ स्थापत्य मतलब इमारतों के निर्माण कार्य में जो कलाकार लगे हुए हैं या जो लोग लगे हुए हैं, उन्हें स्थापत्य कला से संबंधित कलाकार कहा जाता है। तो यहाँ पर मूर्ति कला और स्थापत्य कला भारत की विशेषता मानी जाती थी। वहीं दूसरी तरफ चीन और जापान की विशेषता उनकी चित्रकला में है। और वहीं दूसरी तरफ चीन और जापान को अगर देखा जाए तो वहां की जो विशेषता है, विशेष कला है वहां की, वो है उनकी चित्रकला। वहां पर ऐसे ऐसे चित्र बनाए जाते हैं, इस तरह की चित्रकला की जाती है जिसका कि पूरे विश्व में कोई जोड़ नहीं है, उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। अब यहाँ पर भारतीय संगीत के बारे में कुछ बिंदु लिखे हुए हैं। भारतीय संगीत यूरोपीय संगीत से बहुत भिन्न है। यूरोप में जो संगीत की शैली है उससे हमारा भारतीय संगीत बहुत ज्यादा अलग है, अपने आप में बहुत विकसित। लेकिन अलग होने के बावजूद भी भारतीय संगीत को अगर हम सिर्फ देखते हैं तो ये बहुत ही विकसित संगीत है, बहुत ही विकास किया है, समय के साथ इसका बहुत ज्यादा विकास हुआ है। संगीत के क्षेत्र में भारत का विशिष्ट स्थान, और अगर दूसरे देशों के साथ भारत को खड़ा किया जाए तो भारत का संगीत के क्षेत्र में एक अलग ही और विशेष ही स्थान माना जाता है। चीन सुदूर पूर्व के अलावा एशियाई संगीत को बहुत प्रभावित किया। हमारे भारत के संगीत के क्षेत्र से जो जुड़े हुए लोग हैं या भारतीय संगीत जो है, उसने चीन को सुदूर पूर्व के अलावा, सुदूर पूर्व मतलब पूर्व में जो दूर तक बसे हुए जो देश हैं वो, और साथ ही साथ एशिया में बसे हुए जो देश हैं, उनको हमारे भारतीय संगीत ने बहुत ज्यादा प्रभावित किया है। तो ये सारी चीजें भारतीय संगीत के बारे में बताई गई हैं कि किस तरह से भारतीय संगीत जो विश्व मंच है उसमें एक अपना अलग ही स्थान रखता है, और हमारे भारतीय संगीत ने बहुत सारे देशों को अपनी कला से प्रभावित भी किया है। तो इस तरह से भारत में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी कलाएं हैं जिससे कि प्राचीन काल से विदेशी लोग प्रभावित होते आए हैं। तो यहाँ पर पाठ 4 युगों का दौर, जिसके अंतर्गत जो शीर्षक अभी हम देख रहे थे वो है विदेशों पर भारतीय कला का प्रभाव। इस शीर्षक का आधा भाग हमने खत्म कर लिया है। ये है इस शीर्षक का पहला भाग। इसके साथ ही इस शीर्षक का जो आधा भाग है वो भी आपको जल्द से जल्द देखने को मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।